नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था, तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आजादी के इस अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी से न केवल गोरी सेना को कई मोर्चों पर हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को आजाद भी करा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई के दौरान देश के बाहर अविभाजित भारत की सरकार भी बनाई थी, और उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपना बैंक और अपना आधिकारिक तंत्र था, और सुभाष चंद्र बोस ही भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। उनका एक ही सपना था, लाल किले से तिरंगा फहराना और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। आज विशेष में हम जानेंगे आजाद हिंद सरकार के बारे में, साथ ही बात करेंगे आजाद हिंद फौज और उनके कारनामों के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को और बात करेंगे लाल किला मुकदमे की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इक्कीस अक्टूबर 1943 का दिन हमारे लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने ना करने के बारे में सोचा नहीं था, और उन्होंने आज़ादी से पहले ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नया जोश हुआ। इक्कीस अक्टूबर का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से बेहद ही खास दिन है। 76 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। देखिए, बेसिक इशू ये था कि जब ये आज़ाद हिंद फौज बनी और जापानीज़ फोर्सेस के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम चलाई, तो उस वक़्त सवाल था कि इस आज़ादी में किसको श्रेय मिलेगा। तो नेताजी ने एक गठन किया आज़ाद हिंद हुकूमत का। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग MC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को कई देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान और फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। बहुत से लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में जो
हिंदुस्तान के लोग बसे हुए थे, उन्होंने बड़ा योगदान किया, पैसे से, अपनी जान से, हिम्मत से, उनके मार्गदर्शन से। वो सब की वजह से ये एक आज़ाद हिंद हुकूमत बनी जिसको 9 देशों ने स्वीकार किया, ताकि इंटरनेशनली एक इंडिपेंडेंट इंडिया की हुकूमत बन जाए, एक गवर्नमेंट बन जाए। तो जो इसकी उपलब्धि होंगी वो उस गवर्नमेंट का ही हिस्सा होंगी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इसका अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीनता भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। आजाद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता है। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। 6 जुलाई 43 में नेताजी ने INA की कमान संभाली सिंगापुर में, और उनका जो ये एग्रीमेंट था जापान के साथ, ये उसी वक्त फाइनलाइज उन्होंने कर लिया था। और फिर उसके बाद ये जब लड़ाई की घोषणा की, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी, यानी अलाइड पावर्स के ख़िलाफ़ जो लड़ाई की घोषणा की, वो हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से घोषणा की गई, ताकि कोई ये ना समझे कि हम कोई टेररिस्ट हैं या कोई हम फ्रीडम फाइटर हैं या ये हैं, हम तो हिंदुस्तान हैं। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना था। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 31 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत के लोग अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। ICS की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देश बंधु चितरंजन दास से हुई।
उन दिनों चितरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया हुआ था और अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। चितरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। साथ ही तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का ये विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। इसका गठन जो बेसिस हुआ वो तो हुआ वो लोग जो भारतीय सेना में इंपीरियल आर्मी ऑफ इंडिया उसमें जो दुश्मन के हाथों पड़ गए थे उनको रिहा करवा लिया गया और उनमें से तकरीबन 20-25 हज़ार लोग आईएनए में आ गए, जिसमें ऑफिसर्स भी थे, बाकी जवान भी थे, शाहनवाज खान थे, ढिल्लन थे, वो सब लोग उसमें थे। और जो साउथ ईस्ट एशिया में ये देश हैं जहाँ भारत के बहुत लोग बसे हुए थे, वो भी ज्वाइन कर गए। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। नेताजी के कमान संभालने से पहले आजाद हिंद फौज में केवल 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। 6 जुलाई 1943 में सिंगापुर में नेताजी ने उसकी कमान संभाली और वहाँ से ये लड़ते हुए, रंगून होते हुए और भारत की सीमा में आए। इम्फाल की लड़ाई बहुत मशहूर है, कोहिमा की लड़ाई बहुत मशहूर है। इम्फाल में एक जगह है मणिपुर में, मोइरांग, वहाँ पर आईएनए ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया था। कई 100 किलोमीटर जगह हिंदुस्तान ने आज़ाद करा ली। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया और इसी भावना से संगठन में आदर्शों की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, लक्ष्मी सहगल को उसका कमांडिंग ऑफिसर बनाया और कोई ऐसी सेना नहीं बनाई, वो रेजिमेंट ऐसी नहीं बनाई कि जो
घायलों की इलाज में मदद करे, ऐसी कोई मेडिकल यूनिट नहीं थी, पक्की फाइटिंग फोर्स का हिस्सा थी वो। उनकी जो रानियां थी, नेताजी सुभाष की जो आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट थी, उनके मेंबर्स को रानियां बोला जाता था। वो रानियां उन्होंने ज़िद करी और नेताजी से के पास गए और कहने लगे कि देखिए, हमें आप शत्रुता में लगाए रखेंगे तो हिंदुस्तान की बाकी नारियों में हम में क्या फ़र्क रहा। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटेन सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। इसी वजह से लाल किले में नेताजी से जुड़ा म्यूजियम बनाया गया है। आखिर क्या था रेड फोर्ट ट्रायल और आजादी की लड़ाई में इस मुकदमे की क्या भूमिका थी, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, ये वही नारा था जिसने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। दरअसल रेड फोर्ट ट्रायल आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक दिल्ली के लाल किले में हुई। और जिस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चल रहा होता था, तब बाहर सड़कों पर मौजूद देश के नौजवान यही नारा लगाते थे। ये मुकदमा कई मोर्चों पर देशवासियों की एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। देशद्रोह बोलते थे कि इंग्लैंड के किंग के खिलाफ तुमने देशद्रोह किया है। तो अपने इन्होंने 4 लोग चुने, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। इन पर मुकदमा चलाया। क्यों? ना केवल वो आईएनए की और देश की नाक रगड़ना चाहते थे, बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़े भी करना चाहते थे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सिख जो हैं ये अलग देश है, मुसलमान अलग देश है, हिंदुओं का अलग देश है, तो इनको बांट दिया जाए। आजाद हिंद फौज के 10 मुकदमों में रेड फोर्ट ट्रायल पहला मुकदमा था, जिसमें आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा चलाया था। ये मामला देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया वो तीनों ही अलग अलग कौम से थे, लेकिन तीनों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी करने के लिए चुना था, जबकि जनरल शहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से केस लड़ने की पेशकश की थी। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए तब डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देश के उस वक्त के कई नामी ग्रामी वकील आगे आए थे। इस दौरान हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हो गया था। लोग देश की आजादी की खातिर मर मिटने को तैयार थे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग जगहों पर हुई एकता सभाओं में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गईं। लोगों की दुआएं काम कर गईं और मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी हवा का रुख भांप गए। उन्हें समझ में आ गया कि अगर अधिकारियों को सजा दी गई तो हिंदुस्तानी फौज में बगावत हो जाएगी। जब ये मुकदमा चला तब तक ये जो सारी कहानी थी आईएनए की, कहाँ बनी, कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे वो कोहिमा तक आए, ये सब बातें जनता को पता नहीं थी देश में। उन्होंने बिल्कुल खुफिया रखी हुई थी सारी कहानी। लेकिन जब ये मुकदमा चला
और ये लोग वापस आए INA के कैदी, तब इनको दुनिया को, देश को पता चला कि कैसे लोग थे जिन्होंने कैसी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। रेड फोर्ट ट्रायल और इस दौरान उठे नारे ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी अहम साबित हुई। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वालों के अधिकारों को मजबूती दी। सहगल, ढिल्लन और शहनवाज के अलावा आज़ाद हिंद फौज के अनेक सिपाही जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया, जिसके चलते रेड फोर्ट ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज़ादी की लड़ाई में देश के अनेक वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया था। उन वीर सपूतों में से एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, जिन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। The blood of freedom-loving Indian begins to flow. Will India attain her freedom? इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। जय हिंद और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस 14 भाई बहन थे, जिनमें 6 बहनें और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में की। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है। बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा, तब की इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों के सुभाष का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहां लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दासता से भारत का उद्धार चाहते थे। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता बोस की निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। जब वो IAS से इस्तीफा दे करके हिंदुस्तान आए और गांधी जी से मिले, तो गांधी जी ने उनको अपनी वो भाषण दिया कि भाई देखो, अहिंसा है, अहिंसा से हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे, सत्याग्रह से आज़ाद कराएंगे। नेताजी ने उनको बोला कि देखिए, ये अंग्रेज़ कौम है, इसकी हिस्ट्री पढ़ो। ये एक इम्पीरियलिस्ट और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। ये हिंदुस्तान को आज़ादी कभी नहीं देगी। जिस तरह से आप मांग रहे हैं, ये आज़ादी नहीं देने वाले हैं। इनका एक ही तरीका है, लड़के आज़ादी लेनी पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे ये अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है।
यानी देश की आजादी। नेताजी के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी, तभी तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। नेताजी की दो बातें थी। एक तो युवा जो है भारत का, वो हमेशा नेताजी के साथ था, तो वो यूथ आइकॉन इस सदी में, पिछली 2-3 सदियों में इससे बड़ा यूथ आइकॉन नेताजी से बड़ा कोई नहीं था। दूसरा विषय ये है कि जेंडर इक्वालिटी, महिला और पुरुष एक समान, दोनों की ताकत एक समान, कंधे से कंधा मिला करके लड़ने की क्षमता है, ये पहले बार दुनिया में नेताजी सुभाष ने जागृत की बात है। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। बचपन से लेकर के और अंत तक वो एक महान देशभक्त, गांधी जी ने खुद बोला है कि इससे बड़ा देशभक्त भारत में नहीं है, ना कभी हुआ है। वो हिंदुस्तान के नंबर 1 पैट्रियट, आप मानिए उनको, कि वो पैट्रियटिज्म में, नेशनलिज्म में, और उनका एक देश के बारे में एक स्वप्न था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई। विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वो जापान पहुंचे। जापान से वो सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाली राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।